इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना। प्योर मेटल मैंने बताया था, इसके पहले जो बताया मैंने कहा कि वो प्योर मेटल है, बट वो प्योर मेटल में कुछ ना कुछ जो है अभी भी डस्ट पार्टिकल, गंदगी, कुछ भी गैंग वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को क्या है, एकदम क्लीन कर लेनी है, ठीक है, क्लीनिंग करनी है। तो इसके लिए क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं वैसे मेटल्स का जो है ऑक्सीडेशन हम लोग किस प्रकार किया, हमने एक्सट्रैक्शन किस प्रकार किया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक से। तो यहाँ पर भी जो है ये रिफाइनिंग जो है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के तहत जो गैंग बाहर नहीं निकले, वैसे गैंग जो जिद्दी थे, वैसे मैल जो जिद्दी थे, उनको निकालने के लिए अब हमारा अंतिम प्रयास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी करंट के झटके के द्वारा उस पार्टिकल्स को, उस गैंग को अलग करना। मैनी मेटल्स जैसे कि आपका कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब इसी प्रोसेस से रिफाइनिंग होता है। तो नोट में हम लोग फर्स्ट नोट देखेंगे यहाँ पर, और सेकेंड नोट क्या है, इस नोट को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, द इम्प्योर मेटल जो है उसको एनोड बना देंगे, मतलब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इम्प्योर मेटल को एनोड बना देंगे। और साथ में जो प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल जो हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, रिडक्शन हुआ था ना वहाँ पर, तो रिडक्शन के थ्रू हम लोग को ऑक्साइड्स अलग हो गया था, तो वहाँ जो प्योर मेटल मिला, उस प्योर मेटल का एक थीन स्ट्रिप लेंगे उस प्योर मेटल का, और उसको हम लोग कैथोड बना देंगे। कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और साथ में जो सॉल्यूशन लेना है, जिसको हमें इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, ए सॉल्यूशन ऑफ द सेम मेटल सॉल्ट। जिस मेटल को प्यूरिफाई करनी है, जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है, उसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे और उसका नाम हम लोग कहेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। प्रोसेस क्या है, किस प्रकार हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हमने बीकर ले लिया, कोई पॉट ले लिया, यूटेंसिल ले लिया, और उसमें हमने क्या रखा, तो ये मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन को लिया, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे। तो किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन को कहा गया, ठीक है। द इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल देखेंगे, इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड था, तो इम्प्योर मेटल जो है क्या होगा, फ्रॉम द एनोड, चूंकि एनोड इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, तो उसका इम्प्योर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में घुल जाएगा। कौन, जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया उसमें अभी भी कुछ गंदगी है, इसलिए उसको इम्प्योर मेटल कहा जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसी मात्रा में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है वो फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट जो घुल गया है, वहाँ पर घुल गया, अब उसमें पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल वो अलग हो जाएंगे, उसमें से जो भी गैंग है अलग हो जाएंगे। तो प्योर मेटल क्या करेगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। चूंकि मैंने कहा था कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, वो डोनेटर है, तो वो प्लस में, मतलब वो पॉजिटिव, मेटल पॉजिटिव होता है, जो देने वाला है वो पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव हो किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की ओर। तो जो प्योर मेटल है, पॉजिटिव है, वो कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर। कैथोड क्या है, नेगेटिव। एंड द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज उसमें थे, जो मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया रिडक्शन के बाद, उसमें जो इम्प्योरिटीज थे वो दो तरह के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में घुल जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं घुलेंगे, ठीक है।
तो कह रहा है कि सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो घुलने वाले होंगे वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो घुल जाएंगे, वो घुले हुए रहेंगे, उनको अलग कर लेंगे बाद में। लेकिन बट इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होंगे वो तो घुलने वाले नहीं है सॉल्यूशन में, तो क्या होंगे, जो चीज़ नहीं घुलता है बॉटम में आकर बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए पानी में हमने कोई भी चीज़ को घोला, रेत को घोला, शुगर को घोला, तो शुगर तो डिसॉल्व हो गया, उसमें मिक्स हो गया सॉल्यूशन में, लेकिन वही रेत को देखेंगे वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो घुलता नहीं है, तो वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। तो उसी तरह जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, कहाँ पर, तो एनोड के बॉटम में, एनोड के बॉटम में होंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एनोड मड। एनोड मड आपका प्रश्न दिया रहेगा इस पर भी कि व्हाट इज एनोड मड, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग किस प्रकार करेंगे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में उस डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को इस प्रोसेस से देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, तो कॉपर जो हमने ऑब्टेन किया था रिडक्शन के थ्रू, उस कॉपर का रिफाइनिंग करके देखते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं अब किसके लिए है ये, तो ये है कॉपर सल्फेट। आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। चूंकि मैंने कहा था कि जिस कॉपर की रिफाइनिंग करनी है उसी का सल्फेट लेना, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो कॉपर की रिफाइनिंग हो रही है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहा है। ये जो है ये एक थिक लेयर है किसका, तो इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का हमने क्या बना दिया, एनोड। इसको क्या कहेंगे, एनोड। देखिएगा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, एनोड। और दूसरा जो प्योर मेटल वाला है, प्योर मेटल का एक थीन, ये क्या है, ये थीन है, ये पतला है। क्यों पतला है अभी हम लोग देखेंगे। ये ठीक है, ये इम्प्योर मेटल, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी है इसलिए इम्प्योर मेटल है जो कि ठीक है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन मैंने ले लिया, अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जैसे ही फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, इसमें जैसे ही झटके देंगे तो झटके देने से क्या होंगे, ये जो आपका कॉपर है इम्प्योर वाला कॉपर छलांग मार देगा, इस सॉल्यूशन में छलांग मार दिया। देखिए कितने अच्छे से कूद गया ना, जंप कर गया। कहाँ जंप कर गया, इस इलेक्ट्रोलाइट में जंप कर गया। अब जैसे ही जंप करेगा तो इस Cu में चूंकि ये 2+ है, जैसे ही जंप किया ये 2+, Cu2+ जंप किया। अब इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो कुछ इम्प्यूरिटीज़ क्या होंगे, जो सॉल्यूबल होंगे वो तो सॉल्यूशन में घुल जाएंगे। मान लीजिए ये ब्लैक देख रहे हैं ना, तो क्या है CuSO4। अब इसके इम्प्यूरिटीज़ भी इसमें घुलने लगे, ठीक है, ये मिक्स हो गया, घुल गया। अब कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो है वो नहीं घुलेंगे, कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो है वो आपके नहीं घुल रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज़ को जो नहीं घुल रहे हैं, देख सकते हैं ये इम्प्यूरिटीज़ जो है नहीं घुलने वाले, तो ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपका सेटल हो जाएगा, यहाँ पर सेटल हो जाएगा, मड के रूप में सेटल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये घुल नहीं रहा, जस्ट लाइक सैंड होता है ना, उसी तरह का ये जम जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा, और जो घुलने वाले होंगे सॉल्यूबल वो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनोड मड माने कीचड़ होता है ना, तो एनोड के नीचे है इसलिए एनोड मड हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉपर जो छलांग मार दिया इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में, ये
2+ है, पॉजिटिव है, इसको Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो ये कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये जो है इधर बढ़ जाएगा, ये आपके इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चूंकि नेगेटिव है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, जैसे Cu 2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया, Cu, कॉपर बन गया, प्योर कॉपर। यही होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से गेन कर लिया और कॉपर बन गया। क्लियर हो गया, दिख रहा है या नहीं? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, Cu 2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो क्या बन गया, कॉपर हुआ। अब ये जो है हमारा प्योर मेटल हो गया, प्योर मेटल। रिफाइनिंग के बाद हमने फाइनली प्योर मेटल को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो इसमें गैंग थे, जो डिसॉल्व होने वाले थे, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो गए। आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को बाहर फेंकेंगे तो डिसॉल्व वाला भी उसके साथ बाहर चला गया, और जो नहीं डिसॉल्व हो सके वो आके बॉटम में बैठ गए एनोड मड के रूप में, और उनको भी हम लोग अलग कर सकते हैं इस यूटेंसिल से। क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, समझ में आ गया। तो यही प्रोसेस हम लोगों को कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का किया तो कॉपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसी तरह हम लोग सिल्वर का, गोल्ड का, और भी जितने थे मेटल्स, उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा अंतिम पड़ाव जो इसका था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को एक समरी के रूप में, एक चार्ट के रूप में, एक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को याद रखने में परेशानी नहीं होगी कि पहले कौन सा प्रोसेस करना चाहिए, पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आइए हम लोग उस डायग्राम को, रे डायग्राम को देखते हैं, और उसके बाद अंतिम हमारा जो टॉपिक है क्रोजन, और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम रे डायग्राम को देख लेते हैं। इस स्लाइड में हम लोग समरी देख लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। कोई भी मेटल हो, चाहे किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करता हो, उसके हम लोग समराइज देखते हैं। तो यह क्या है, इसकी समरी है, इसकी समरी है। समरी में देखेंगे, सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1 बताया था मैंने, क्रशिंग। क्या था, क्रशिंग प्लस क्या था, ग्राइंडिंग। इसको तो करना ही है, कोई भी मेटल का ओर हो तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग ये आपके कंपलसरी हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 जो है हमारा, वो था कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब क्लीनिंग कर लेना, साफ कर लेना, जितने भी गंदगी है, सैंड है, स्टोन है, उनको अलग कर लेना, ठीक है। पाउडर के फॉर्म में क्रश करके इसको हमने क्या किया, पाउडर के फॉर्म में ले आया था, पाउडर के फॉर्म में। अब हमारा स्टेप 3 जो है यहाँ से शुरू होता है, स्टेप 3। तो यहाँ पर क्या है, एक्सट्रैक्शन। क्या हो रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन से मेटल, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, मेटल्स बिलोंग टू लो रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो है जनरली या तो फ्री स्टेट में भी होंगे, मिनिमम जो है मेटल फ्री स्टेट में होते हैं, मिनिमम।
मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखेंगे कि वो सल्फाइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब सल्फाइड ओर्स के रूप में है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता था, तो रोस्टिंग में हम लोग हीट करते थे। इस सल्फाइड ओर्स को हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। O2 के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं रोस्टिंग में। रोस्टिंग जब हुआ तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा रोस्टिंग के बाद मिला वो मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल को निकाल लेते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालते हैं। तो मेटल से ऑक्सीजन को अलग करना या ऑक्सीजन से मेटल को अलग करना, इसके लिए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए हमने बताया था कि यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन मतलब इसको हीट करते जाइए, हीट करते जाइए, ऑक्सीजन छोड़ देगा, ऑक्सीजन से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या था, मेटल मिल गया। और मेटल्स के बाद इसकी रिफाइनिंग की प्रोसेस करेंगे। जो भी शुद्धिकरण है जो मैंने दिखाया अभी, इलेक्ट्रोलाइटिंग, रिफाइनिंग, उसके तहत इन्हें भी हम लोग रिफाइन कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल्स, वैसे मेटल जो बिलोंग करते हैं मीडियम यानी मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज में, मीडियम में। ठीक है, मीडियम में जो करते हैं उनके ओर्स जो हैं, उनके ओर्स वो या तो कार्बोनेट ओर होंगे या सल्फाइड, दोनों में, फ्री स्टेट में नहीं होंगे। या तो क्या होंगे, कार्बोनेट ओर या सल्फाइड के रूप में। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड के रूप में है। तो कार्बोनेट ओर के लिए हमने क्या यूज़ किया था, कैल्कुलेशन। कैल्सिनेशन में क्या था, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, ये कैल्सिनेशन में। और रोस्टिंग तो मैंने बताया, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। अब यहाँ पर कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करने के बाद हमारे क्या मिले, तो मेटल के ऑक्साइड। या फिर सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करने के बाद क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड। मैंने कहा था कि जब भी हम लोग करेंगे, अगर ओर्स की बात करेंगे, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या सल्फाइड, और दोनों को ही हम लोगों को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ऑक्साइड से हम लोग मेटल इजीली एंड प्रॉफिटेबली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट वाले को भी ऑक्साइड और सल्फाइड वाले को भी ऑक्साइड। तो कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन प्रोसेस से, सल्फाइड वाले को रोस्टिंग प्रोसेस से हमने मेटल के ऑक्साइड प्राप्त किए। अब इस मेटल के ऑक्साइड को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो मेटल का ऑक्साइड आया था, यहाँ से ऑक्सीजन सेल्फ रिडक्शन हुआ था, और जब हमने हीट किया तो ऑक्सीजन अलग होकर मेटल दे दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन से लगाव अधिक है, इसके कंपैरिजन में इसमें मेटल का ऑक्सीजन से अधिक लगाव है, जिसके कारण ये सेल्फ रिडक्शन नहीं करता है। इसको हीट और करेंगे तो भी रिडक्शन नहीं होता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और मैंने कहा था इसके लिए कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, एंड एक हम लोग यूज़ किए थे एल्युमिनियम का, आयरन वाले केस में। अब जब रिडक्शन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल से ऑक्सीजन निकल गया। अब जो मेटल हम लोगों को यहाँ मिला, यहाँ पर जो मेटल मिला, मेटल इसमें तो कुछ पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल हो, गंदगियाँ हो, उनको रिफाइनिंग करेंगे किस प्रोसेस से, तो मैंने कहा था लाइसिस रिफाइनिंग। ठीक है, अब आते हैं वैसे मेटल्स जो बिलोंग करते हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज से। तो इसके लिए मैंने कहा था कि इसमें जो है, इसके जो ओर्स हैं वो ओर्स आपके या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या फिर क्लोराइड के फॉर्म में होंगे। और मैंने आपको
दोनों का निकाल कर दिखाया। सोडियम क्लोराइड में भी दिखाया कि सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को कैसे अलग किया गया। जो भी हो ऑक्साइड या क्लोराइड के फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। जो पिघली हुई अवस्था में ओर है जिस मेटल का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, करंट के झटके देने के बाद हम लोगों को क्या हुआ था, प्योर मेटल मिल गया था। तो ये हो गई पूरी समरी। इसको आप लोग याद रखेंगे तो पूरी हिस्ट्री को लिख सकते हैं। मतलब मेटल्स बिलोंग टू लो कैटेगरी या मॉडरेट वाले या हाई वाले, सबका आप एक्सट्रैक्शन आसानी से लिख सकते हैं अगर ये डायग्राम को याद रखेंगे तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग आ गए हमारे लास्ट टॉपिक, जो कि है क्रोजन। हमारे लास्ट टॉपिक क्या था, क्रोजन। तो क्रोजन मेटल नॉन मेटल का सबसे अंतिम पड़ाव है और इस पड़ाव में काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। हम लोगों को जानना है कि क्रोजन क्या है, प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, बस इतना ही सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्रोजन का मतलब क्या हुआ। संक्षारण, हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, अर्थात जब कोई मेटल का सरफेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, संक्षारित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोजन। होता क्या है, आप देखेंगे कि जब कभी भी आपने आयरन घर पर लाया होगा, लोहे को लाया होगा, लोहे की बनी चीज़ों को लाया होगा और आप खुले में कुछ समय तक रख देते हैं, मतलब महीना 6 महीना रख देते हैं, तो क्या होती है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या है वो चेंजेस, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो उसमें एक ब्राउन टाइप का लेयर आ जाता है और जो लोहे के ओरिजिनल शाइनिंग होती है वो चली जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, एक क्रोजन ही तो है। तो क्रोजन का एक डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस, देखिए प्रोसेस किस चीज़ का है, एक ऐसी प्रक्रिया, स्लो ईटिंग अप, माने धीरे धीरे ईट कर लेगा, ईट करेगा किसको, तो मेटल के सरफेस को। तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ मेटल भी कह सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज नोन एज क्रोजन। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, किसके द्वारा, तो कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, वो क्या करता है, मेटल पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है, ठीक है, और अपनी एक लेयर बना देता है। तो गैसेस लाइक क्या है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो, सल्फर हो और वाटर वेपर हो, CO2 हो, CO2 भी रहता है, तो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, वो क्या करता है, उस मेटल से मिल जाता है, मेटल पर अटैक किया। आपकी जो गैसेस हैं या मॉइस्चर मेटल पर अटैक किया और अटैक करने से क्या होता है, वो मेटल के साथ मिलकर रिएक्शन करके कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, जस्ट लाइक ऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। धीरे धीरे क्या होती है, लेटर द शाइनिंग ऑफ मेटल बिकम डल, वो जो चमकता था, जो मेटल नया मैंने लिया था वो चमक रहा था, लेकिन बाद में उस क्या हो जाता है, वो धूसर हो जाता है, मतलब उसकी चमक चली जाती है। कब, व्हेन दे केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया। आयरन के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया। अब नोट 1 देखिए, कुछ मेटल्स के बारे में जानकारी लें कि उनका क्रोजन किस प्रकार होता है और क्रोजन होता तो कैसे दिखते हैं, क्यों क्रोजन होता है। सिल्वर की बात करेंगे हम लोग, सिल्वर की आर्टिकल जैसे हो गया ज्वेलरी, कुछ जगह पर आपका यूटेंसिल, प्लेट वगैरह, कप होता है ना यूटेंसिल, ये क्या होते हैं, बिकम ब्लैक, ये काले कलर के हो जाते हैं। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, इसकी लेयर पर काले परत जम जाती है आफ्टर सम टाइम। बिकॉज क्यों होती है, तो क्योंकि सिल्वर जो है, ईट मतलब सिल्वर, सिल्वर क्या करती है, सिल्वर रिएक्ट करती है किसके साथ, सल्फर के साथ। सल्फर कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो सल्फर के साथ
जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके एक कोटिंग अर्थात लेयर बनाती है किसका, तो सिल्वर सल्फाइड का Ag2S। ये सिल्वर सल्फाइड, ये जैसे हमारा लोहे का जंग होता है उसी तरह सिल्वर का जंग है ये, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। जैसे मैंने एक सिल्वर का रॉड लिया, कुछ भी लिया, उस पर एक परत हो गई, कब, जब ये सल्फर के साथ रिएक्शन किया, Ag सल्फर के साथ रिएक्शन करके उस पर एक कोटिंग चढ़ा देता है, उस पर एक लेयर बना देता है जो ओरिजिनल लेयर को छिपा देता है। ये सिल्वर की ओरिजिनल लेयर जिसमें चमक होती है उसको छिपा देता है, क्योंकि वो उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ गई तो वो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट फॉर्म में CO2 होंगे, ड्राई CO2 नहीं, मॉइस्ट फॉर्म में होंगे, उसके साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या, एक ग्रीन लेयर बनाता है, किसका, कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर बनाता है और हमारे मॉइस्चर वाले के साथ भी मिलकर CuOH ट्वाइस बनाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, आयरन जो है, आयरन की बात, आयरन एक स्पेशल एक पार्टिकुलर मेटल है। आयरन में होती क्या है कि आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ, हमेशा सूखी एयर के साथ नहीं करेगा, मॉइस्चर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि लोहे में जंग प्रायः बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में होता है, तो मॉइस्ट एयर के साथ वो रिएक्शन करता है और एक ब्राउन लेयर तैयार करता है, ब्राउन कलर का लेयर तैयार करता है, वो क्या है, फेरस ऑक्साइड। और जानते हैं लोहे में जंग, लोहे में जो क्रोजन होता है उस प्रोसेस को एक विशेष नाम दिया गया, बाकी के मेटल्स को नहीं दिया गया, केवल आयरन को दिया गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, मतलब क्या हो गया, जंग लगना, जंग लगना होता है रस्टिंग का मतलब। और जो सबस्टांस जंग के रूप में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जंग, तो ये क्या है, ये फेरस ऑक्साइड की परत है, एक सबस्टांस है जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा रस्ट। रस्ट का मतलब क्या हो गया, जंग। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रोजन से इन मेटल्स को कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो आइए क्रोजन से मेटल को बचाने के तरीकों को हम लोग देखेंगे। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या हो गया, क्रोजन को रोकना, रोकना, ठीक है, रोकना या रोकथाम करना। तो खास करके आयरन वाले केस में और भी कुछ मेटल्स वाले केस में हम लोग देखते हैं सबसे अच्छा प्रोसेस होता है पेंटिंग। आप अपने घर के खिड़की या दरवाज़ों में देखेंगे, सीढ़ी की रेलिंग्स को देखेंगे, गेट्स को देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग हर साल क्या करते हैं, पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। इसके अलावा ऑयलिंग, साइकिल के चेन वगैरह में हम लोग तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रोजन नहीं होता है। गैल्वेनाइजिंग क्या है मैं बता देता हूँ। क्रोम प्लेटिंग जो है, क्रोम प्लेटिंग के मदद से भी क्रोजन को रोक सकता है और सबसे बेस्ट तरीका है बाय मेकिंग अलॉय। आजकल के जो सामान यूज़ हो रहे हैं जैसे आपके साइकिल के हैंडल और पैडल या फिर घर में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स, वो अलॉय हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, तो वो अलॉय है। अलॉइंग इज़ ए, अलॉय क्या है, अलॉइंग इज़ ए वेरी गुड मेथड है किस चीज़ का, तो इम्प्रूव करने का। हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी को और अधिक इम्प्रूव कर दे। आयरन तो स्ट्रांग होता ही है, अगर हम आयरन का कोई अलॉय बना देते हैं, या जैसे स्टील हुआ, आयरन का अलॉय हुआ, तो प्रॉपर्टी उसका इम्प्रूव हो जाता है। इन दिस प्रोसेस वी मेक अलॉय बाय मिक्सिंग डिफरेंट अदर मेटल्स। एक मेटल में, एक पार्टिकुलर मेटल में कुछ और दूसरे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को एक पार्टिकुलर मेटल के साथ एक सर्टेन रेशियो में मिला देते हैं, ठीक है, सर्टेन रेशियो में मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर और जिंक को मैंने मिलाया तो ब्रास तैयार हो गया। तो कॉपर जिंक मिलाने से ब्रास, तो ब्रास क्या है, एक अलॉय है। ब्रास क्या है, एक अलॉय है। किस चीज़ से बना है, तो कॉपर प्लस जिंक से बना है। 80% इसमें कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉय, अलॉय जो बना उसका क्या क्या गुण होते हैं, तो दे आर हार्डर देन कॉन्स्टिट्यूएंट। जिन चीज़ों से बनता है, जैसे ब्रास बना है कॉपर से और जिंक से, तो स्वाभाविक है कि कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ये हार्ड होगा, ये हार्ड होगा।
दे आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट बट लेस डक्टाइल एंड लेस मैलिएबल। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल एंड मैलिएबल बट अलॉयज जो है वो लेस मैलिएबल और लेस डक्टाइल होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। अलॉय बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये कोरोजन को रेसिस्ट करता है। कोरोजन मतलब जंग नहीं लगने देता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे हाई भी हो सकते हैं और लो भी हो सकते हैं। तो ये मेटल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी हाइयर और लोअर दोनों हो सकते हैं दैन द कंपोनेंट्स। दे हैव डिफरेंट कलर्स। हम लोग अलॉय बनाते हैं तो उसकी एक विशेष चमक आ जाती है। आप आयरन के अलॉय को देखें, स्टेनलेस स्टील, उसमें एक विशेष चमक होती है। अमलगम की बात करें तो अमलगम का एक क्वेश्चन होता है, अमलगम क्या है? तो मरकरी का एक अलॉय है जिसमें मरकरी का एक भाग, एक मिक्सर में मरकरी का एक भाग रहता है, वो अमलगम कहलाता है। अब हम लोग कुछ अलॉयज़ को देख लेते हैं और उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों से वो बने हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें शामिल हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंपोनेंट्स को देखें। टॉपिक में हम लोग देखेंगे कौन कुछ अलॉयज़ के बारे में, जैसे कि हमारा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, ड्यूरेलियम है, ये आपके क्या हैं? अलॉयज़ हैं। ठीक है, ये एक तो क्रोजन प्रिवेंट के लिए और दूसरी चीज़ है जैसे ड्यूरेलियम जो है एल्युमिनियम से भी हल्का होता है। इसमें क्या क्या होता है तो ब्रास में देखेंगे कॉपर 80%, जिंक 20%, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन की जो है 90 और 10%, शोल्डर में आप देखेंगे टीन और लेड 50-50%, ड्यूरेलियम में क्या है? एल्युमिनियम है 95, कॉपर, मैग्नीशियम इतने परसेंटेज में है, बताया था मैंने, एक सर्टेन रेशियो में होता है। अगर हम ब्रास की बात करेंगे तो ये बर्तन बनाए जाते हैं इससे। ब्रॉन्ज से क्या होता है? स्टैचू बनते हैं, मेडल्स बनते हैं, रिंग, कॉइन्स, मैसनरी पार्ट्स। शोल्डर का आप जानते हैं इससे कोई सामान नहीं बनता है, मेटल्स को ज्वाइन करने में और साथ में वायर को सोल्डिंग करने में। और ड्यूरेलियम का जो है चूँकि हल्का होता है इसलिए इसका एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में यूज़ होता है। किचन वेयर, आपके किचन में कुछ सेट होते हैं बर्तन के वो, और साथ में ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो ये हो गए कुछ कॉमन अलॉयज़। और इसके बाद हमारा जो है मेटल नॉन मेटल चैप्टर पूरी इस तरह से कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।